वर्टिकल में नंबर ऑफ एनिमल्स को कम करना है हमें और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, जेनेटिक्स के ऊपर काम करना है, ब्रीड इंप्रूवमेंट पे काम करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। लेकिन जो हमारा हॉरिजॉन्टल है उसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ एनिमल ज़्यादा होंगे, तो साथ जो है वो प्रोडक्शन भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। तो उस बुनियाद पे हमारे पास जो मीथेन है उसकी इमिशन कंपैरेटिवली ज्यादा आ रही है और वर्ल्ड भी हमारी तरफ देख रही है। ऑल्दो वी आर कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 1% टुवर्ड द and 10 countries of the world, two are in our neighbor, they are contributing 75% of total methane emission. And unfortunately, they are also getting the same green financing funds from the world, 85% funding they are getting. And they are stressing on us, like less developed countries like Pakistan, which are contributing very less. They are stressing on us that you should give back, you should give such an item, they should come under green initiative. So you can say this is a contradictory and contradict world explain sometime to that. This is the same with slide, इसलिए थोड़ी सी आगे कर रहा हूँ क्योंकि ये काम पहले ह्यूमन के अंदर होता क्या है, जितनी हम गैस हाइड्रोजन को हम यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, इसकी कम्युनिकेशन जितना कम होगा उतना ही हम प्रॉफिट की परचेज करते हैं, जो 3% के वोलेटाइल कैटेगरीज होते हैं, प्रोटोटाइप, बुटाइलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो अच्छा, अब ये मेथड्स जो अभी ध्यान भी होता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे रेस्पिरेशन चैम्बर मेथड है, वेरी कॉस्टली, और फिर जो है वो कानूनी से टेक्निक है SF6, फिर आगे हम जाए तो ऑटोमेटेड मेथड हैं, डिफरेंट मेथोलॉजिकल मेथड्स हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो है इन विट्रो और इन विवो मेजरमेंट्स कि हम जो है वो लैब के अंदर हम बड़ा सिंपल सा ट्राई कर सकते हैं जिसकी मैं मेथड अपनी करता हूँ कि किस तरह हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरह यानी कि हम जो है वो सिंपली 0.5 ग्राम फॉरेज लेते हैं और उसमें हम सीवीड को 1 ग्राम को लेते हैं, फिर बफर ऐड करते हैं और उसकी हम फर्मेंटेशन करते हैं और उससे हम गैसेस को मेजर करते हैं। इसमें सीवीड्स का क्या प्रभाव हो सकता है फीड एडिटिव के तौर पर, यही आज की वर्कशॉप है कि हाउ वी कैन गेट बेनिफिट, क्योंकि हमारे पास 1,000 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है और वहाँ पे मैंने एलजी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये आपने वीडियो भी इसमें देखी कि फार्मर्स का भी उसके हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है। तो इसमें 2 सीवीड स्टेफन ब्लॉसम और हिफनी है, ब्राउन सीवीड है और रेड सीवीड है जिसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने जो फील्ड के अंदर देखा है कि ये तकरीबन 80 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक लोग इस्तेमाल, और उसके नतीजे में आप समझ लें कि उनका जो है ना काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं, जैसे सारा है सब एक ल्यूमिनल एसिडोसिस, पीएच बैलेंस का है, इसके अलावा मिल्क क्वालिटी, क्योंकि जैसे अभी वो डॉक्टर बैर साहब बात कर रहे थे कि हम जो है वेल्यूडिशन की तरफ जाएँ, पेस्चराइजेशन की तरफ जाएँ, तो अगर उसमें स्पेटिक सेल काउंट इतना ज़्यादा है, इतना बैक्टीरिया उसमें, वो क्वालिटी नहीं है जो आप ये हमें वैलिडेशन की तरफ लेके जानी है, तो फिर हम क्या करें, ठीक है ना। तो वो आइसक्रीम अगर बनानी है हमें, फ्रोजन डेजर्ट्स बनानी है, हमें चीज़ बनाना है, चीज़ की 2,000 शायद इससे भी ज़्यादा किस्में दुनिया इस्तेमाल, चेडर चीज़ है, मोज़रेला है, ठीक है ना, राइकोटा है, ब्राउन मेनी चीज़ दे आर बीइंग यूज्ड बाय द वर्ल्ड। लेकिन हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि नंबर ऑफ एनिमल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हवाले से हमारी जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्शन है, उसको हम शायद इस तरह नहीं देखते। अच्छा, तो ये थोड़े से ये वर्ल्ड के अंदर मैंने थोड़ा लिखा है कि किस तरह जूम आ रहा है, कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये थोड़े ग्राफ इसके हवाले से तो dominated by East Asia, expanding globally, China भी कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है, साउथ कोरिया, नॉर्दर्न रीजन है, उसके अलावा ईस्ट अमेरिका है, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, एक्सपेंडिंग दी कल्टीवेशंस। मैं कहता हूँ कि हमारे पास तो 1000 से भी ज़्यादा कोस्टल एरिया है। Why you are not getting benefit from the our sea other than fish, other than aquatic foods? Similarly, ये वही चीज़ है कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर किस तरह है इस्तेमाल किया जा रहा है और वर्ल्ड यूज।
अब लाइफ स्टॉक के अंदर ये हमने एक क्वेश्चन डेवलप किया फार्मर्स के हवाले से, तो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लाइफ स्टॉक में, और उसमें हमने वीडियो के अंदर दिखाया गया कि कुछ लोग जो है उसको इसमें छोटा सा प्रॉब्लम आता है सीवीड में, जो देखा है कि वो टैलेंट शायद जो है ना फिशी स्मेल होती है इसमें हल्की सी, और उसकी वजह से जो है वो जानवर स्पेल करते हैं। तो एनिमल्स के लिए जब हम साइलेज बनाते हैं या कोई भी हम चीज़ बनाते हैं, तो अगर वो जैसे हम इंसान हैं और हमारे लिए वो खाना अच्छा हो तो हमारे जो सिक्रीशन रेजिनो सिक्रीशन पहले ही खा लेने चाहिए, वी आर रेडी फॉर टू ईट दैट। लेकिन सिमिलरली एनिमल्स के अंदर अगर जो है वो उसमें से कोई इम्पोर्टेंट थ्रेट है, और हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद मीथेन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो कि अराउंड 14.5% ऑफ टोटल मीथेन कंट्रीब्यूट करती है। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर से डेयरी फार्मिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि एग्रीकल्चर का 40% तक कंट्रीब्यूट करता है मीथेन एमिशन के अंदर। और डेयरी फार्म से मीथेन का सबसे बड़ा सोर्स है इन एनिमल्स की फीड। जब भी इन एनिमल्स को हाई फाइबर कंटेंट फीड करवाया जाता है तो ह्यूमन में मौजूद माइक्रोब उस फीड को फर्मेंट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और फिर मिथेनोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को कंज्यूम करते हैं और उससे प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। और ये मीथेन बेल्चिंग और फार्टिंग के थ्रू एनिमल की बॉडी से रिलीज होती है और इन्वायरमेंट का पार्ट बनती है। और इन्वायरमेंट में बढ़ती हुई इस मीथेन की अमाउंट को कम करने के लिए डिफरेंट टाइप की मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमनली यूज होने वाली स्ट्रेटजी है सीवीड की कंजम्पशन। सीवीड बेसिकली ब्राउन एल्गी होती है। सीवीड हमारे एनिमल की फीड का ओनली 1% तक इन्हें इनटेक करवाया जाता है, लेकिन ये 1% ही इतना इफेक्टिव होता है कि ये अराउंड 90% ऑफ द टोटल मीथेन इमिशन को रिड्यूस करता है। और एनिमल को कंसेक्टिवली 28 डेज तक सीवीड का इनटेक करवाने के बाद सीवीड के इफेक्ट्स को इनडायरेक्टली चेक किया जाता है, जिसके अंदर एनिमल की हेल्थ के ऊपर आने वाले डिफरेंट इम्पैक्ट्स और उसके साथ साथ एनिमल के मिल्क की न्यूट्रिटिव वैल्यू को और मिल्क प्रोडक्शन को चेक किया जाता है। मिल्क की न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर मेनली मिल्क के डिफरेंट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, इसमें प्रोटीन और फैटी कंपोनेंट्स की कंपोजिशन को चेक किया जाता है बिफोर एंड आफ्टर द इनटेक ऑफ सीवीड। तो आइए अब हम अपने डॉक्टर्स और अपने फार्मर्स की ये राय जानते हैं कि उन्होंने जब सीवीड को यूज किया तो उन्होंने कैसे रिजल्ट्स को हासिल किया। चलिए। Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Zahid Farooq. Recently, Australian Academy of Science awarded us a project harnessing indigenous seaweed to reduce methane emission in livestock in Pakistan. उस सिलसिले में आज हम हमारे को पार्टनर पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन और पाकिस्तान सीवीड हैं। इस सिलसिले में आज हम एक फार्म गल्फ डेयरी फार्म के ऊपर आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीन, जो कि जो इंडिजिनस सीवीड की वैरायटीज़ हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनसे आज हम जो है वो पूछेंगे कि वो क्या इस बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, अल्लाह का शुक्र। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं और अच्छा जी, फार्म के हवाले से। मेरा नाम डॉक्टर समीनुल्लाह है। करंटली मैं गल्फ डेयरी में काम कर रहा हूँ, जहाँ पर 1000 एनिमल है और प्योर अमेरिकन एनिमल्स है, और इनकी मैं न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आप सीवीड को इस्तेमाल कर रहे हैं फीड एडिटिव के तौर पे? जी, हम यूज कर रहे हैं इसको और ऑलमोस्ट 1 ईयर से यूज कर रहे हैं इसको। हाँ जी। और इसमें दो वैरायटीज आमतौर पे हैं हमारे जो कोस्टल एरिया है उसमें, रेड सीवीड है और ब्राउन सीवीड है। तो यहाँ इस फॉर्म के ऊपर आप कौन सी सीवीड इस्तेमाल कर रहे हैं? सर हम ब्राउन सीवीड परमानेंटली यूज कर रहे हैं। रेड सीवीड भी हमने यूज की थी, उसको हमने थोड़ा सा स्किप किया था। फिलहाल हम ब्राउन सीवीड यूज कर रहे हैं। ब्राउन सीवीड आप इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और इसकी कौन सी फॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये ग्राउंडेड है या पैलेटेड फॉर्म है या ड्राई फॉर्म है? ड्राई ग्राइंडेड फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं इसको। और तकरीबन डॉक्टर साहब आप कितने अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? इस फॉर्म ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। तो इसमें आप मुझे बताएं कि
इसके बाद आप क्या समझते हैं कि जानवरों के दूध के हवाले से, पहले तो ये बताएं कि किन जानवरों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लैक्टेटिंग में या ड्राई एनिमल? अच्छा सर, इसमें ना मैं आपका क्वेश्चन का जवाब तो थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन सीवीड का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो एक डेयरी इंडस्ट्री में भी अलग है। उसमें ये कि रूमेन बफरिंग का अगर आप देख ले तो लोग लगे होते हैं सोडा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटाशियम कार्बोनेट, इन चीजों से बफरिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, ये चीजें अभी भी यूज करनी चाहिए, हो भी रही है, आप इनको एस्केप नहीं कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आप देख लो कि अमेरिकन एनिमल्स अगर आप देख ले, पहले इनकी 12,000 लीटर इनका दूध होता था स्टैंडर्ड, ठीक है, रिसेंटली वो 12,700 लीटर पे पहुंच गया। ठीक। तो आप नॉर्मल ये नसीम 2021 के उसके रिक्वायरमेंट देख ले, उससे बाव रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है उनको। उसमें ये कि जाहिर बात है, इतने ज्यादा दूध तो नॉर्मल से ऊपर आपने स्टार्च पे जाना होगा डाइट में, ठीक है। तो उनके लिए सिर्फ ये नहीं कि आप सीधे बफरिंग पे ही चले जाए, आपने रूमेन मॉड्यूलेटर्स पे जाना होगा, जो रूमेन को मॉडिफाई कर लेता है एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो उसके लिए सीवीड बड़ा ही अच्छा रोल इसने प्ले किया। हम तो माइक्रो लेवल पे नहीं देख रहे, पर हम तो इसके इफेक्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, आप पहले तो ये बताएं कितनी क्वांटिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको चारे में इस्तेमाल कर रहे हैं या वनडे में इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, एक तो ये कि इसकी क्वांटिटी किस तरह मेजर करेंगे कि मैं कितना यूज कर लो। आप सीवीड के ऊपर जब रिसर्च पेपर देख लेंगे या जो दुनिया ने रिसर्च किया हुए, दो मॉडल है, एक है 0.35% ऑफ द ड्राई मैटर, टोटल ड्राई मैटर जो एक जानवर को दे रहे हो 24 आवर में, उसका एक 0.35% ऑफ द ड्राई मैटर, एक है 0.55% ऑफ द ड्राई मैटर। तो 0.5% ऑफ द ड्राई मैटर के हिसाब से हमारी बन रही है ऑलमोस्ट 150 ग्राम, 130 से 150 ग्राम बन रही है। 150 ग्राम आप पर एनिमल पर 24 आवर्स जी, पर 24 और दे रहे TMR में, टोटल मिक्स्ड राशन, टोटल मिक्स राशन में आप देते हैं, और 150 ग्राम तक जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आप क्या समझते हैं कि इसके इस्तेमाल करने के बाद आप दूध की क्वालिटी में और दूध की टोटल प्रोडक्शन में कोई फर्क महसूस कर रहे हैं? इसका टेक्निकली जब आप सीवीड को देख लेंगे ये कर क्या रहा है, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन इसका, जी जी, मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ जी एक्शन जी देखें इसका। मैं एक जल्दी से 2 पॉइंट आपको बताया था सर इसके, उसमें ये कि एक तो ये मेथेनोजीन्स के ऊपर इफेक्ट है इसका, ठीक है, जो मेथेनोजेंस है ह्यूमन के अंदर, अच्छा अगर आप देख ले कि कभी कभी ना प्रॉपर डाइजेशन फाइबर की नहीं होती, जितनी कम डाइजेशन होगी या इम्प्रॉपर होगी तो उससे मीथेन की प्रोडक्शन होती है, मीथेन की, ठीक है। तो रेड सीवीड का जो रोल है, वैसे लिटरेचर कहता है कि 90% रिडक्शन करता है मीथेन एमिशन में, नॉर्मल जो एमिशन हो रही थी उसको 90% रिड्यूस करता है। वो किस तरह रिड्यूस करता है कि ये मीथेन को वापस कन्वर्ट करता है प्रोपाइनेट्स में, ठीक है, एक एंजाइम है उसको इररिवर्सिबली बाइंड कर लेता है, CMR उसकी एब्रिविएशन है उसकी, ठीक है, उसकी। तो जब इसको मीथेन को वापस प्रोपाइनेट में कन्वर्ट करेगा, प्रोपाइनेट एक एनर्जी है, ठीक है, VFAs वोलेटाइल फैटी एसिड्स के तौर पे ये शिफ्ट है टुवर्ड्स द प्रोपियोनेट। प्रोपाइनिक एसिड एनर्जी है, मिल्क वॉल्यूम को पुश करता है, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज इलेक्ट्रोज बनेगा, तो एक पाथवे आपके तो मिल्क वॉल्यूम बनेगा, तो इस सूरत में भी ये मिल्क वॉल्यूम बढ़ाता है। दूसरी चीज ये कि ये स्ट्रेप्टोकोकस बोरस और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, इन दोनों पे इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है। इसके अंदर एक आप समझो कि एक चीज है, आप कहते हो जो भी वटेवर इसके अंदर है, वो क्या करता है कि ये इन दो बैक्टीरिया पे इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है जो कि लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो लैक्टिक एसिड कम बनेगा, और दूसरा ये कि ओमेगा स्फेरियल सिडिनाइन है, उस पे इसका आप समझो कि एडिटिव इफेक्ट है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसका काम ये कि लैक्टिक एसिड बना लैक्टिक एसिड किसमें कन्वर्ट करता है, उसको प्रोपायोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अच्छा, इन तीन चीजों मोड ऑफ एक्शन से जो आप थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि अच्छा ये क्या करेगा कि मिल्क वॉल्यूम को पुश मिलेगा इससे, और हमने देखा हुआ है ये चीज, हमने देखा कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स होती है। वजह ये है कि ह्यूमन माइक्रोब्स के लिए अगर एनवायरनमेंट फिजिबल ना हो, ठीक है, पीएच उसका स्टेबल ना हो, एक कांस्टेंट पीएच चाहिए जिसपे खासकर फाइबर की डाइजेशन, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स की
अच्छी डाइजेशन के लिए सीवीड का बहुत बड़ा रोल है इसमें। रोल है, आप समझते हैं कि इसमें बहुत अहम किरदार अदा अहम कर रही है। किरदार अदा करती और है। इसमें आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा, किसको कहेंगे ज्यादा नंबर देंगे, रेड सीवीड को या ब्राउन सीवीड को? अच्छा, इसका मेरा जो प्रैक्टिकल इस पे एक्सपीरियंस हुआ है, रेड सीवीड मैंने एक दफा यूज किया था, उसने फीसेस थोड़े से लॉस किए थे उसके में समीर साहब, हमारा आने का मकसद भी आपके फॉर्म के ऊपर यही है जी जी कि हम जो है वो देखें कि जो एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या समझता है कि सीवीड के इस्तेमाल करने के बाद उसको किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन सी वैरायटी, जो कौन सी स्ट्रेन कह लें या कौन सी टाइप अच्छा, कह लें, प्रैक्टिकली अगर कोई कहे, मैं कहता हूँ कि 70% ब्राउन सीवीड और 30% जी काइंडली वो from the University of Auckland, New Zealand. He's PhD in bioengineering from University of Auckland, and his work is on live stick methane measurement mitigation, and he's mitigation expert with over 15 years of the experience working across Africa, Asia, and New Zealand. He's research fellow at International Livestock Research Institute, and this specializes in the evaluation of the seaweed and plant-derived feed additives using integrated in vitro and in vivo validation systems. He is the Chief Scientific Officer at Bahari Labs. Please join me in welcoming Dr. Charlotte. He has joined us online on Zoom. We don't know how good is our intervention. So my focus would be mainly on the science parts, methane, what is methane, where do the methane comes from, and why methane matters, and also more, I will be focusing on the measurement techniques from lab to field conditions. So having said that, let me go straight into the science. As you know, like everybody knows, methane by itself is not a problem for the animal. So what happens is when the animal consumes or grazes pasture or feed, so it gets fermented by the microbes inside the rumen, and then as byproduct, volatile fatty acid will be produced. So this volatile fatty acid is the main energy source for the animal, which will be assimilated through the rumen epithelium and goes into milk and meat. So we need more VFA. Unfortunately, as byproduct on the pH and digestibility. So the methanogens, these archaea bacteria will take that hydrogen combined with carbon dioxide to make methane. This is the science. So if hydrogen accumulates, what happens is fermentation will be slows down, and therefore methanogens remove this hydrogen to maintain the rumen function, to maintain the health of the rumen. So methane by itself is a biological hydrogen sink. So anything that we bring into the platform to reduce methane should focus on hydrogen, redirecting hydrogen away from the methanogen bacteria or the archaeas. So any intervention, it could be seaweed, it could be forage, it could be feed additives. So it should focus on redirecting that excess hydrogen away from the archaea or the methanogens. So methane by itself is a loss of energy for the animal. Some literature say from 3 to 12%, some say 6 to 12%, but around 10% loss for the energy loss for the animal that otherwise would be used for making milk, making more meat. So reducing methane means we are conserving that energy loss so that we improve feed efficiency, we increase productivity, and we reduce the impact of methane on climate change or global warming. So it has got a threefold advantage reducing methane means. So why methane is a climate priority? Why are we here talking about methane? So as you know, methane is a short-lived climate pollutant as compared to carbon dioxide and nitrous oxide. You know, carbon dioxide, nitrous oxide, and methane are greenhouse gases. When they get released, they go to the atmosphere. They're used as a blanket to trap the outgoing temperature. So they raise the atmospheric temperature
temperature. So the good thing is methane can stay about maybe 10 to 12 years. So working on methane means in short term, we can reduce this global challenge. Highly potent in absorbing methane, around 28% more potent than carbon dioxide. So working in methane or working